90 के दशक में जब पूरा पूर्वांचल अपराध की चपेट में था, हर रोज कोई न कोई हत्या होती थी। उस दौर में एक बड़ा नाम अपराध के क्षेत्र में उभरा था। वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। गोरखपुर के एक गांव से निकलकर उसने पूरे प्रदेश में अपने आतंक का सिक्का जमा दिया था और इसी श्री प्रकाश शुक्ला का दाहिना हाथ माना जाता था राजन तिवारी। राजन तिवारी भी गोरखपुर के सुहगौरा का रहने वाला था और अपने पढ़ाई के दिनों के दौरान ही वो अपराध की दुनिया में आया और धीरे धीरे वो पूरे तरह से श्री प्रकाश शुक्ला के गैंग में शामिल हो गया। और जिस तरह से लगातार श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर राजन तिवारी ने घटनाएं की, हत्याएं की, उन हत्याओं और घटनाओं की वजह से राजन तिवारी के ऊपर सिर्फ गोरखपुर में 36 मुकदमे दर्ज हुए थे। राजन तिवारी ने गोरखपुर में अपराध के बाद से बिहार में कदम रखा और बिहार के माफिया सूरज भान के साथ वो हुआ और बिहार में भी उसने कई घटनाएं की थी। और घटनाओं के बाद से जब उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हुआ तो उसने सियासत का खेल खेला और राजनीति में आकर वो विधायक भी बन गया। एक बार फिर से राजन तिवारी की कुंडली को गोरखपुर पुलिस ने खोलना शुरू कर दिया है, उसकी फाइलों को एक बार फिर से पलटना शुरू कर दिया है और गोरखपुर में अब उसके खिलाफ जो तमाम मामले थे उनकी फिर से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। साथ ही गैंगस्टर कोर्ट में राजन तिवारी की 3 दिन पहले पेशी हुई थी, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर पहले गोरखपुर जेल भेजा गया और आज सुबह उसे यहां से फर्रुखाबाद भेज दिया गया है। माना जाता है कि राजन तिवारी अभी भी कहीं न कहीं जुर्म की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है और यही कारण है कि उसके अब अतीत के साथ साथ वर्तमान की भी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। हमारे साथ गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार और गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी हैं। सर, जिस तरह से राजन तिवारी के ऊपर इस समय सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उसके ऊपर तमाम जो मामले थे उसकी फिर से अगर कहें तो एक बार जांच शुरू करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है राजन तिवारी क्या सियासत में अब इतना बड़ा कद हो चुका था या जुर्म में वो इसके पहले इतना बड़ा कद हो चुका था कि उसके खिलाफ अब मामले शुरू हो रहे हैं? 20,000 का इनाम यूपी पुलिस ने घोषित कर दिया उसके खिलाफ। देखिए, कहीं ना कहीं राजन तिवारी अब बिहार से निकल के उत्तर प्रदेश में पैर जमाना चाह रहे थे और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अपराध को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, कहीं ना कहीं राजन तिवारी गोरखपुर से जो है ताल्लुक़ रखते थे और योगी आदित्यनाथ भी यहाँ के सदर सांसद होते थे, तो दोनों एक दूसरे से परिचित थे। देखिए, राजन तिवारी पहली बार चर्चा में आए जब वीरेंद्र शाही जो विधायक थे उन पर उन्होंने जो है गोली चलाई थी। यही जगह है चंद्रलोक लॉज है जहाँ पे गोली चली थी। एक मिनट हम अपने दर्शकों को पहले वो लॉज दिखा दें। ये वो शास्त्री चौक है जहाँ पे चंद्रलोक लॉज है और इसी लॉज के पास यानी कि इसी चौराहे पर वीरेंद्र शाही के ऊपर श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद और राजन तिवारी ने मिलकर हमला किया था, जिसमें जो वीरेंद्र शाही हैं वो तो बच गए थे, बुरी तरह से घायल हुए थे, लेकिन उनका गनर मारा गया था। और ये पहली बड़ी घटना थी जो राजन तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मिलकर की थी। और वीरेंद्र शाही की अगर बात करें तो वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी की अदावत के बारे में तो पूरा देश जानता है, क्योंकि 80 के दशक में इन्हीं दोनों की अदावत की वजह से ये जो पूरा पूर्वांचल खासतौर पे गोरखपुर है ये भारत का शिकागो कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे अपराध काफ़ी इन दोनों गैंगों के बीच में हुआ करते थे। और इसी वीरेंद्र शाही के ऊपर राजन तिवारी ने हमला किया था। जी देखिए, यह उस समय की बात है जब विश्वविद्यालय का भी अपना वर्चस्व होता था, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो। एक तरह से यहाँ नेता भी निकलते थे, अपराधी भी पनपते थे। उस समय विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष होते थे वेद मिश्रा, वेद गुरु के नाम से जाना जाता था। उन्हीं के साथ इनका रहना उठना बैठना होता था। लेकिन कहीं ना कहीं से जब वीरेंद्र शाही पे जो गोली चली जिसमें उनका गनर मारा गया, तो पहली बार जो है इनका नाम सामने आया राजन तिवारी का। उसके बाद यह तब चर्चित हुआ जब लखनऊ में AK-47 से जो है पूरा लखनऊ पूरा प्रदेश गूंज गया और वीरेंद्र शाही जो कि जो है हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो उस समय राजनीति चलती थी, जो हत्याएं होती थीं, तो कहीं ना कहीं उस हत्या के बाद जो है इसमें मुलजिम भी बने राजन तिवारी। और उसके बाद यह जो है जब पुलिस का दबाव बना तो राजन तिवारी उसी समय जो बिहार में गोविंदगंज विधानसभा है उनके यहाँ विधायक के यहाँ शरण लिए, जिनको देवेंद्र दुबे, जिनको ये मामा कहते थे। और जब देवेंद्र दुबे की भी जब वह नहीं रहे उसके बाद बतौर उत्तराधिकारी बन के यहाँ से 2 बार विधायक बने। और जब सिवान में, जब बिहार में जब नीतीश सरकार आई, जब उसने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, तब कहीं ना कहीं जब यह जेल गए तो इनके छोटे भाई राजीव तिवारी वहाँ से तीसरी बार जो है पहली बार वहाँ विधायक हुए।
अच्छा, इसके बाद से राजन तिवारी ने फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने की शुरुआत की। देवरिया से वो चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहा था, बीजेपी की सदस्यता भी उसने ले ली थी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि पार्टी ने उसको साइडलाइन कर दिया, और क्या उसके पहले पता नहीं था पार्टी को कि अपराधी व्यक्ति है, माफिया है और वहाँ पे तमाम मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, जब इनकी ज्वाइनिंग हुई उसके पहले काफ़ी जो है राजन तिवारी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपने जड़ें जमाना शुरू कर दिए थे, और नोएडा हो या फिर गोरखपुर हो, हर जगह या कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ इनका चलना उठना बैठना जारी रहता था। माना यह जाता है कि कलराज मिश्रा जी जो उस समय देवरिया से सदर सांसद थे, जो मंत्री थे, उन्होंने ज्वाइनिंग कराई। लेकिन जब इस बात का पता इस समय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चला, तो उन्होंने भाजपा में इसका विरोध किया, और कहीं ना कहीं से योगी विरोध के नाते इनको जो है किनारे का रास्ता देखना पड़ा। अच्छा, कोर्ट ने 60 बार NBW जारी किया, लेकिन राजन तिवारी हाजिर नहीं हुआ। आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि 60 बार क्या कोर्ट से NBW की जो नोटिस है वो पहुंच नहीं पाई राजन तिवारी तक, या फिर जानबूझकर इस पूरे कोर्ट के नोटिस को अवॉइड करता रहा और कोर्ट में पेश नहीं हुआ? देखिए, ऐसा मेरा मानना नहीं है। मुझको लगता है कि राजन तिवारी को 60 बार जो NBW हुआ उसका भी पता है, और पुलिस को भी पता है। आप देखिए, एक मामला हुआ नोएडा में, जो श्रीकांत त्यागी मामला था, लेकिन पुलिस का दबाव बना तो श्रीकांत त्यागी को हाजिर होना पड़ा, और जब सरकार का दबाव बना तो राजन तिवारी भी गिरफ्तार हुए। कहीं ना कहीं राजनीति और पुलिस का जो गठजोड़ होता है, जो एक खेल होता है, वह भी इस बार जो है राजन तिवारी के पक्ष में रहा। और जब इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई, जब उन्होंने सख्ती दिखाई, तल्खी दिखाई, तब जाके पुलिस एक्टिव हुई और राजन तिवारी को जो है गिरफ्तार करके जो है पेश करना पड़ा। अच्छा मरकंडी जी, एक जानकारी और आपसे लेंगे कि आपने उस दौर में पत्रकारिता की है जब राजन तिवारी यहाँ पे पूरी तरह से श्री प्रकाश शुक्ला के साथ अपना गैंग चलाता था। श्री प्रकाश शुक्ला का कद तो हम सभी जानते हैं कि जराइम की दुनिया में काफ़ी ऊपर था, लोग उसके नाम से कांपते थे। राजन तिवारी का क्या कद था? श्री प्रकाश शुक्ला का वो बताया जाता है कि दाहिना हाथ माना जाता था। क्या वास्तव में ऐसा था, या फिर श्री प्रकाश शुक्ला का नाम राजन तिवारी बुनाता था? नहीं, देखिए, राजन तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के साथ कुछ ही चर्चित नाम रहे, वो चाहे आनंद पांडे हों, चाहे राजन तिवारी हों, या बिहार से सूरज भान हो। जो कुछ चर्चित नाम थे उसमें से उस समय राजन तिवारी का भी नाम था। और जो हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने सुना, उस समय जब जयराम की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला जिस तरह से हत्याएं करता था, जिस तरह से बताता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और जिस तरह से निडर और बेखौफ होकर वह करता था, उससे पुलिस भी कहीं ना कहीं कतराती थी, और तो और मंत्री नेता सब कतराते थे। और उस समय श्री प्रकाश शुक्ला माने जिसको फ़ोन कर दिया तो यमराज की घंटी मानी जाती थी। तो वैसे में अगर जो श्री प्रकाश शुक्ला के इर्द गिर्द नाम थे, जो चलते थे, जो जाने जाते थे, निश्चित तौर पे वह जो है श्री प्रकाश से कहीं उनका कम खौफ नहीं था, उनके बराबर ही खौफ था। और यह माना जाता था कि अगर यह इनके साथ हैं तो श्री प्रकाश कहीं ना कहीं पीछे है। अच्छा, यूपी और बिहार में 40 से अधिक मुकदमे राजन तिवारी के ऊपर दर्ज हैं, लेकिन तमाम मुकदमों में वो बरी कोर्ट ने उसको कर दिया। क्या इसके पीछे भी आपको लगता है कि कहीं न कहीं इसका जो एक बाहुबल वाला प्रभाव था, एक माफिया का प्रभाव था, उसकी वजह से मुकदमों से इसको बिल्कुल, देखिए, जो अपराधी जब वह वाइट कॉलर हो जाते हैं, जो राजनीति में आ जाते हैं, जिनका जो है राजनीति एक खौफ कायम करने के बाद जब वह सफ़ेद कुर्ता धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवाहों को डरा के, तोड़ मरोड़ के उनको जो है कहीं ना कहीं वह तोड़ते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रायल होते होते गवाह मुकर जाते हैं और अपराधी बरी हो जाता है। बिल्कुल, तो अगर हम पिछले 3 दशकों की बात करें तो राजन तिवारी का कद जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गया था। उसने सियासत में भी हाथ आजमाया, विधायक भी बना, और एक बार फिर से विधायक बनने के बाद से वो माननीय बनने के लिए बिहार के बाद यूपी में आया था। लेकिन यूपी में उसकी दाल नहीं गली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो अब प्रदेश के मुखिया हैं वो जानते थे कि राजन तिवारी कौन है। राजन तिवारी उनके ही जिले से निकल करके अपराध की दुनिया में छाया था। तो ऐसे में अब जब सरकार में राजन तिवारी जैसे तमाम माफियाओं के ऊपर, तमाम बाहुबलियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ है, तो उस कड़ी में एक नया नाम राजन तिवारी का भी आया है। अब उसके पुराने मुकदमे सरकार खोलकर उन तमाम मामलों में एक बार फिर से देखना चाह रही है कि राजन तिवारी का इन्वॉल्वमेंट क्या था। और ख़ासतौर पे जब गैंगस्टर उसके ऊपर लगा गया था, उस मामले में जब उसकी गोरखपुर में पेशी हुई तो उसे जेल भेज दिया गया। अब राजन तिवारी के साथ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी अब गोरखपुर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। साथ ही पिछले अगर हम 3 दशकों की बात करें तो राजन तिवारी ने कितनी चल अचल संपत्ति बनाई है, उसका भी ब्यौरा गोरखपुर पुलिस निकालने जा रही है। और ये माना जा रहा है कि राजन तिवारी के आने वाले जो दिन हैं वो अब बेहद बुरे बीतने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर।